स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर है सिविक्स का, और ये पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने जो पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था कि किस तरह जो है डिफरेंट जो हमारे जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप एथनिक ग्रुप थे, उनके बीच में जो है गवर्नमेंट में पावर जो है डिवाइड किया गया था, ताकि जो है सबको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और प्रॉपर जो है फंक्शनिंग हो सके। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है क्या होता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म जो है उसके फीचर्स क्या हैं, और फेडरलिज्म को हम रियल सेंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म हम पढ़ते हैं। अब लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी बुक आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पीपीटी से ना पढ़ा के मैं आपको एनसीईआरटी की बुक जो है उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, ताकि इन केस अगर इसमें से बीच से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। So now what is feudalism? Let us get back to the contrast between Belgium and श्रीलंका। इससे पहले जो हमने चैप्टर में बेल्जियम एंड श्रीलंका की जो भी चीजें पढ़ी थी, हमने कैसे देखा था कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो की थी और उन्होंने उनकी वजह से कितना प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा था श्रीलंकन गवर्नमेंट को। ऑन द कॉन्ट्रेरी बेल्जियन गवर्नमेंट जो थी उसने एकोमोडेशन की पॉलिसी फॉलो की थी, उसने फ्रेंच, जर्मन, डच जो भी वहाँ पे लोग थे उनको गवर्नमेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया, सबको सबके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और किस तरह से वहाँ पे शांति बहाल हुई। You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give those powers to the regional government. ठीक है, now आप जो ये देख सकते हो कि आपका जो बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी पावर्स थी लास्ट में जो है एकोमोडेशन की पॉलिसी बेल्जियम गवर्नमेंट फॉलो करते हुए दे यू नो प्रोवाइडेड और दे शेयर्ड देयर पावर विद द रीजनल गवर्नमेंट्स। उन्होंने अपनी पावर जो है पावर शेयरिंग की, और अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उसमें से कई पावर उठा के रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी, और उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर नाम के लिए दे दिया और बार बार उसमें इंटरफेयर करते रहे, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। देखो एक आपको पता होगा जैसे हमारे इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, नंबर 1 पे, उसके नीचे आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके सबसे नीचे आता है पंचायत। ठीक है, उसी तरह से आपके डिफरेंट कंट्रीज में जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लाइक इंडिया ऑल्सो। अब इंडिया में डिफरेंट नाम दिया होगा, वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स कहते हैं, रीजनल मतलब प्रादेशिक सरकारें। ठीक है, क्योंकि एक देश होता है उसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं। तो बेल्जियम में ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ था जो है रीजनल गवर्नमेंट से जो है उनको पावर दी गई थी, पहले भी रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर थी बेल्जियम में, बट वो पावर्स जो है रियल सेंस में उनके पास नहीं थी। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए वो पावर्स थी, वो उनसे कभी भी ली जा सकती थी वापस, और मेन उसमें जो है पावरफुल कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया, ये एकोमोडेशन की पॉलिसी 1993 में आई है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियल सेंस में जो आपके रीजनल गवर्नमेंट थी उनको पावर दी, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, मतलब संविधान में पूरी तरह से लिखा गया कि ये जो पावर्स हैं, ये जो आपके जो एरियाज हैं, ये उनके ऊपर किसी भी तरह का डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसको दिया गया, रीजनल गवर्नमेंट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसे ही वो किसी भी मतलब ऐसी चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगी। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. So now you can see that how Belgium was earlier a unitary form of government. Unitary means when a power is only concentrated in the central government. ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ के हाथ में सिर्फ पावर होती है तो उसको हम यूनिटरी कहते हैं। लेकिन बेल्जियम ने अपनी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पावर्स बहुत सारी जो है रीजनल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कर दी, उनको ट्रांसफर कर दिया। तो बेल्जियम अब क्या बन गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस होता है व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर, व्हेन देयर इज वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर ना होकर वो अपनी पावर्स जो नीचे के लेवल की गवर्नमेंट्स होती है उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उनके बीच में पावर डिपेंडेंट होती है, और वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब मान लो हमने पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर हमने पंचायत को,
लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अननेसेसरी उसमें इंटरफेयर कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल मानी जाएगी, यूनिटरी गवर्नमेंट मानी जाएगी, वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर शेयर करे जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट उनके साथ, और अननेसेसरी उसमें इंटरफेरेंस ना करे। अब श्रीलंका में आपने क्या देखा था, श्रीलंका ने स्ट्रिक्टली यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है गवर्नमेंट है उसको फॉलो किया और सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखी। ठीक है, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, और जबकि तमिल जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका में सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना होकर वो जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी वो रिप्रेजेंटेशन दे, उनको भी पावर दे, ताकि वो अपने वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो ये श्रीलंका और जो आपका बेल्जियम था उनकी गवर्नमेंट में डिफरेंस था। श्रीलंका वाज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑल पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। बट इन बेल्जियम with the constitutional change of 1993 they shifted and they transferred central government power to the regional governments, making Belgium a federal form of government। ये आपको समझ में आ चुका है कि फेडरल क्या होता है। फेडरलिज्म अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। Now all of you have to remember all these terms, like power is divided between a central authority and constituent units। ये बहुत बच्चे इनको आएगा ही नहीं लिखना कैसे, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इन केस इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन आप बिल्कुल बच्चों वाले वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। यू हैव टू यूज प्रॉपर वर्ड्स लाइक फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर्ड और डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है, एक नेशनल गवर्नमेंट है और उसके साथ में उसकी नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है स्टेट गवर्नमेंट। से एक स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है। आपके जितने भी 29-28 स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट है, प्लस आपके जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी गवर्नमेंट है, और उनके अंदर सोचो कितनी पंचायत होंगी, पंचायती जो है ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है। तो ये सब क्या हो गए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में पावर शेयर है, तो इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो ये आपको पूरा डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करना है, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। नाउ यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में बेसिकली कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। जैसे हमारे देश में क्या है, एक नेशनल गवर्नमेंट है, जैसे अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है तो वो पूरे देश के लिए काम करती है। जो भी दे मेक पॉलिसीज, दे टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री, नॉट फॉर ओनली अ सिंगल स्टेट। ठीक है, so they are responsible for a few subjects of common national interest. So in any country there are 2 level of government. One is national government who takes a decision and who makes rules and regulations for only a few national interest subjects like defense, finance जो हो गया आपका, देन आपका जो भी इंटरनेशनल जो आपके डिसीजंस होने होते हैं, इंटरनेशनल जो भी मैटर होता है, तो ये सब चीजें किसके अंडर में आती है, होम जो मिनिस्ट्री होती है। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट मैटर्स, कम्युनिकेशन, देन आपका जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं, दे आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट को नहीं दिया जाता। इसमें पावर, इसमें रूल रेगुलेशन डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, ओनली एंड ओनली विद द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रेलवेज है, या फिर हमें डिफेंस में क्या करना है, हमें किस कंट्री के साथ किस तरह की जो है नीति फॉलो करनी है, कैसा हमें उनके साथ रिलेशन रखना है, फॉरेन जो अफेयर्स हो गए हमारे, है ना, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो गया, हमें कौन सा सैटेलाइट कैसे लॉन्च क्या है उस मैटर में, ये सब चीजें किसके अंडर में आती है, नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में, कि वो पूरे देश के लिए वो जो है वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, the others are government at the provinces or the states। तो provinces और states में जो भी गवर्नमेंट है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये जो मैटर्स हैं दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस आपने सुना होगा ना, उत्तराखंड पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो इसका मतलब पुलिस किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। एग्रीकल्चर जो मैटर है वो किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इसके ऊपर कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कोई भी रूल बनाना है, तो वो जो है किसके पास उसकी पावर है,
स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इससे जो उनको इनकम होगी वो भी किसके पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास इन मैटर्स के ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन बहुत ही जब स्थितियां खराब हो जाती हैं और कोई चारा ना हो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने कभी भी देखा होगा कि किसी किसी स्टेट में जो है जो वहाँ की जो इंटरनल जो कंडीशन होती है वो काफी बुरी हो जाती है। वहाँ पे पुलिस है या फिर जो गवर्नमेंट जो होती है वो कोई मान दंगा फसाद हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उसको नहीं संभाल पाती है जब कंडीशन को, तो वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है सब चीजें। ठीक है, या फिर और भी कोई मामला ऐसा है जो गवर्नमेंट जो है नहीं कर पा रही है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, लेकिन बहुत ही हर मामले में नहीं कर सकती और बहुत ही रेयर इश्यूज में करती है। ठीक है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी के बारे में। आपने फेडरल समझ गया ना, फेडरल मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ यूनिटरी मींस व्हेन देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मान लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसी के हाथ में सारी की सारी पावर होगी, और वो पावर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी तो भी उसको पावर नहीं दी जाती, या फिर नाम के लिए पावर दी जाती है, तो उसको उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The central government can pass on orders to the provincial or the local government. ठीक है, मतलब अब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट तो होती है, लोकल गवर्नमेंट होंगी, बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड इनफ पावर्स, और या तो जो पावर्स होती हैं ओनली सिर्फ दिखाने के लिए होती है और रियल एक्चुअल में पावर नहीं होती है। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, अब जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट में ऑल पावर विल बी कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, and any time they can order the provincial government or the state government to do something. वो कभी नहीं कह सकते हैं कि आपको ये चीज, सपोज उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इशू किया या कोई पॉलिसी बनाई, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है बार बार कि आप क्यों ऐसा बना रहे हो, या फिर आपको इससे हटाना पड़ेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। बट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया में, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन निकाला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, जानबूझकर कि हमें हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है, जैसे कि अभी एनडीए की गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। So in federal form of government, central government cannot interfere in the day-to-day functioning of the state government. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. So in federal form of government जो है आपका central government जो है interfere नहीं कर सकती है, and state government answerable नहीं है central government को। तो ये basic जो difference है, बच्चों आपको ये basic difference समझ में आया between federal form of government and unitary form of government? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. बेसिक मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। फेडरल मींस एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट, पंचायत, एंड पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ऑल दोस गवर्नमेंट, एंड देयर इज नो अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट एंड ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इनटू देयर हैंड्स, and even if the state government or provinces are present, they are not given full power. There is always interference of the central government. Now let us look at some of the key features of federalism. Now one by one we will go through the features of federalism. All of you should know all these features. First one is there are two or more levels of government. So federalism के लिए first important चीज क्या होनी चाहिए कि उस कंट्री में there should be two or more levels of government. जैसे इंडिया में है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन पंचायत। तो अगर एक ही गवर्नमेंट है तब तो फेडरलिज्म हो ही नहीं पाएगा, इसलिए टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का होना जरूरी है, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। Then different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. ठीक है, अब जो आपका फेडरल गवर्नमेंट है उसमें होता क्या है कि देखो, अब जैसे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम नागरिक तो एक ही है, ठीक है ना, जो भी हमारे बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, जो भी नागरिक है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है तो पूरे भारत के लिए बनाता है,
तो उसमें चाहे यूपी में आप रह रहे हो, चाहे उत्तराखंड में आप रह रहे हो, चाहे आप बिहार में रह रहे हो, आप सबके लिए वही कानून लागू होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो सारे पूरे भारत के नागरिकों सिटीजन्स के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और सबको उनका जो है मानना पड़ता है। लेकिन जो स्टेट्स होते हैं उनका अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। अब जैसे कुछ ऐसी चीजें जो उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है और उत्तर प्रदेश अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी बिकॉज दे हैव देयर ओन सेपरेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है जहां तक हम अपना कानून बना सकते हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट यूपी के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, यूपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड की गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर उत्तराखंड के बॉर्डर तक ही लिमिटेड है। ठीक है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बिहार के केस में इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन पावर वहां तक नहीं है। सो व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? पावर, जिस हद तक आपकी पावर है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको 10th बी को पढ़ा रही हूँ तो मेरी पावर 10th बी तक है। मैं 10th ए के बच्चों को नहीं कह सकती कि आप इस तरह से काम करिए या फिर आप बुक बनाइए, कॉपी बनाइए। मैं आप ही को कह सकती हूँ बिकॉज मेरी पावर, मेरी क्लास के जो बच्चे हो आप लोग हो। ठीक है, सो now the jurisdiction of respective levels or tiers of the government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, या जो हमारी पंचायत हैं, ये किस किस मामले पर डिसीजन ले सकते हैं, इनके क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, ये ऑलरेडी हमारे संविधान में दिया हुआ है रिटन फॉर्म में। इसलिए कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे संविधान में दिया हुआ है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले जो है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, या फिर रेलवेज है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसी तरह से हमारे संविधान में दिया हुआ है कि जो पुलिस है या फिर जो हमारा पुलिस के है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, ये जो भी आपके एरियाज है, इनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। उसी तरह से पंचायत को भी कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो उसमें जो है सेंट्रल और स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन पंचायत जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं हो पाती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको लीगल वो नहीं मिला हुआ है। तो मेनली आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने जुरिस्डिक्शंस होते हैं। सबके अपने जुरिस्डिक्शन मतलब ये इनके क्षेत्र है, अभी इन्हीं पे कानून बनाए, इन्हीं पे सारा काम काज करें, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचे कि हम यूपी के एग्रीकल्चर में इंटरफेयर करें, हम बिहार के एग्रीकल्चर में इंटरफेयर करें, या हम वहां की पुलिस में इंटरफेयर करें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे संविधान में सबको अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है ना। जैसे अब एक फैमिली में भाई 2 भाई हैं तो सबको अलग अलग दे देते हैं ना, तो भाई तुम इस पे काम करो, एक दुकान तुम संभालो, ये दुकान तुम संभालेगा, ये दूसरा संभालेगा। तो दोनों एक दूसरे के शॉप्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसी तरह से जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपनी अपनी जो है जो भी डिपार्टमेंट्स है वो दे दिए गए कि आपको इसी पे काम करना है और दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। अब स्टेट गवर्नमेंट सोचे कि हम चाइना से अपनी अलग पॉलिसी बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि चाइना से हमारा क्या रिश्ता रहेगा, हमारा पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता रहेगा, कि वो किस पर डिपेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि एज ए कंट्री इंडिया हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार, उत्तराखंड या यूपी अपने आप से उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकते। ठीक है, तो आर्मी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ना कि स्टेट की। Now the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि हमारा जो संविधान है उसमें हम कोई भी बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे कि हम संविधान को अपने मन से बदल दें सिर्फ अपने बलबूते पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको हमेशा जो है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी भी सहमति जो होती है, उनका भी कुछ रेशियो होता है, अगर वो रेशियो होगा, पास करेंगे वो, तब जाके जो हमारे विधायक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनका भी बहुत अहम रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है तब जाके संविधान में बदलाव आ सकता है, नहीं तो ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपनी मनमानी कर सकती है ना, एज ए डिक्टेटर काम कर सकती है, अपनी मनमानी करके और संविधान में बदलाव कर दे और कहे कि सारी की सारी पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए संविधान में अगर कोई भी बदलाव करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो है सहमति होना जरूरी है। देन फिफ्थ क्या है, इंडिया में जो फिफ्थ है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर, वो है courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of government. The high court act as an umpire if disputes high court की highest court act as an umpire if the disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective
पावर्स। इसमें ये कहा जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कोर्ट्स होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड इट हैज द फुल पावर, पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी गलत तरीके से बदलाव किया जा रहा है तो उस चीज को वो ठीक कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए वो फटकार भी लगा सकता है। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है के जो जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट को भी मतलब डायरेक्शन देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और गार्जियन को सुचारू रूप से चलाया जाए बाय द गवर्नमेंट, ये देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुप्रीम कोर्ट की। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार मनमानी कर रही है, संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हर तरह से इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब 6th फीचर क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनको पैसे कमाने की जो जरिया होता है, देखो कोई भी गवर्नमेंट जो है जब उनके पास इनकम होगी तभी तो वो पब्लिक के लिए काम करेगा ना। रोड बनाना, डैम्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, या जो भी सरकार काम करती है वो कैसे करती है? जब उसे इनकम होती है, और उसे इनकम कैसे होती है? थ्रू रेवेन्यू, से रेवेन्यू के थ्रू इनकम होती है। ठीक है, सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो दोनों गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो दूसरे सोर्सेज से होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को जो होती है वो अलग सोर्सेज से होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो कहाँ से इनकम अर्न करेगी? एग्रीकल्चर से, या फिर जो उसको सेल्स टैक्स मिलता है बिजनेस से, जो उसके स्टेट में जो भी शॉप्स होती हैं वो, और जो भी हम लोग चीजें खरीदते हैं उस पर सेल्स टैक्स लगता है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, अब ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा कमा रहा है वो हमें दे दो, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे काम करता है स्टेट में, सड़कें बनाना है या फिर और भी बहुत सारे वेलफेयर के काम है जो स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसे पैसे चाहिए, और वो पैसे उसे कहाँ से मिलते हैं? स्टेट में जो आपकी एक्टिविटीज होती है जो उसके अंडर में आती है, जुरिस्डिक्शन में आती है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब कमाने के सोर्सेज, जरिया, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, जैसे रेलवेज हो गए, देन आपका जो भी और भी बहुत सारे हैं जो कि इन पूरे इंडिया लेवल पे जो बिजनेस होता है, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से जो पूरा इनकम होता है वो सब किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, हम जो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो किसके खजाने में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स। ठीक है, तो दोनों ही जो लेवल की गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, अपने सोर्सेज हैं कमाने के, और वो एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के पैसे उठा के अपने पास रख ले। Seventh, the federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country. तो फेडरल सिस्टम के दो मेन जो है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये कि देश की यूनिटी को बना के रखना, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को भी चलाती है और साथ साथ देखती है कि हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं वो भी साथ में मिलकर काम कर सकें, while at the same time accommodate regional diversity। तो यूनिटी को मेंटेन करना, साथ ही साथ जो देश में डाइवर्सिटी है उसको भी जो है बना के रखना, उसको भी एकोमोडेट करना। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या हमारे जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, उनको भी साथ में लेके चलना। वो हमसे दूर है फिजिकली डिस्टेंस वाइज, लेकिन उनको हर तरह हमारे देश में रिलीजन पाए जाते हैं, कास्ट है, बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में, तो उसको एक साथ जो है लेके चलना होता है। वो फेडरल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ताकि हमारे देश में जितनी भी डाइवर्सिटी है उससे लोग जो है अलग अलग ना पड़े, सब मिल के चले। नहीं तो अगर ऐसा नहीं, अगर देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, हम चाहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल हो जाए, पूरे देश को संभाले, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा? हर जगह जैसे आपने देखा मिलिटेंसी है, कहीं टेररिज्म हो जाएगा, कहीं मिलिटेंसी हो जाएगी, उन्हें लगेगा हमारी सरकार तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? लोगों में अलगाववादी फीलिंग होती है और लोग देश से अलग होना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहेगा हमें अलग होना है, जम्मू कश्मीर कहेगा हमें अलग होना है। तो एकता प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो पाता है जब आप उस देश के, उस राज्य के लोगों को उनकी खुद की सरकार देंगे और उन लोगों को पावर भी देंगे। अब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जितने राज्य हैं उनकी खुद की अपनी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो उन्हें ये नहीं लगता कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो रही है। ठीक है, सबको पता है कि भाई हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं,
असम की प्रॉब्लम क्या है, नागालैंड की प्रॉब्लम क्या है, अरुणाचल की प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है, सब उनके जो राज्य सरकार है उनको पता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन होता रहता है। Now, the exact balance of power between central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. देखो फेडरेशन जो बना है वो दो तरीकों से बना है, उसके दो रूट्स हो सकते हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फेडरेशन बने वर्ल्ड में, देखो बहुत सारे देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, लाइक अमेरिका में भी फॉलो होता है, स्विट्जरलैंड में भी फॉलो होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है। लेकिन वो पावर शेयरिंग स्टार्ट कैसे हुई, उसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब क्या होता है, ये यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस, all the constituent states usually have equal power and strong. ठीक है, देखो यूएसए में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भी फेडरेशन है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो भी इनकी स्टेट गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स है, सब में पावर इक्वली डिवाइडेड है। अगर जितना पावरफुल एक जो अमेरिका का सेंट्रल गवर्नमेंट है, उतना ही पावरफुल वहाँ का टेक्सास स्टेट है या फिर कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इक्वली पावरफुल है। सिमिलरली स्विट्जरलैंड में भी एक चीज है और ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। सो दिस इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसका यहाँ पे मतलब है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. देखो यूएसए में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनाई गई है। देखो पहले यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थी लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी इस तरह से। अब वहां पे क्या हुआ कि यूएसए में जितने भी स्मॉल आपके स्टेट्स थे वो अपनी मर्जी से आए और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा कि हम आपके साथ मिलकर जो है रहना चाहते हैं और हमारे बीच में जो है जो भी हमारी पावर्स है वो आपको सबऑर्डिनेट करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मतलब पावर शेयर करें। तो ये जो कंट्रीज हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर जो है पावर को डिवाइड किया। तो अपनी पावर को खुद सबऑर्डिनेट करना, यहाँ पे लिखा हुआ ना कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब कमिंग टुगेदर, अपनी मर्जी से यहाँ की जो स्टेट थे, स्टेट गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट थे, उन्होंने अपनी पावर जो है शेयर की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ताकि वो एकजुट होकर रह पाए और वो स्ट्रांग हो जाए और अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सके। ठीक है, तो जैसे अमेरिका में आप सोचो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन अब वो मिलजुल कर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही उन्होंने अपनी पावर को सबऑर्डिनेट कर दिया है और इक्वल पावर है, इसीलिए इनके बीच में इक्वल पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास इक्वल पावर है, कोई वहां पे बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है। ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो अपनी मर्जी से आए, दे हैव कम टुगेदर बाय देयर ओन, और उन्होंने अपनी सॉवरेंटी को, अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी को खुद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा है कि भाई हम आजाद नहीं रहेंगे, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी पावर तो सौंप रहे हैं आपको, लेकिन हमें अपनी खुद की भी आइडेंटिटी चाहिए, हमें इक्वल पावर चाहिए आपके साथ। हम अपनी पावर जो है आपके साथ शेयर करेंगे, हमें आप जैसी इक्वल पावर चाहिए, लेकिन हम आपके साथ क्यों मिल रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिल सके। तो इस तरह की जो फेडरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, बिकॉज इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से आके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं और अपनी पावर को शेयर करते हैं। एंड ऑल द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर बिटवीन देम। तो ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आप समझ जाइए, मैं बात फिर बता रही हूँ। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स, सिंपल वर्ड्स में, इन दिस all the state governments have on their own, with their own freedom, they have subordinated their power to the central government, and they have pooled up their sovereignty and freedom and to work with the central government, and there is equal division of power between the central and the state units. Now second is your holding together federation. होल्डिंग टुगेदर मतलब क्या होता है कि इसमें सरकार, जो स्टेट्स थे वो अपनी मर्जी से नहीं आए, लेकिन उन्हें लाया गया ताकि देश को मजबूत बना के और एकता उन्हें प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जांपल इंडिया, आपको पता है कि इंडिया को जब आजादी मिली तो इंडिया डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, मतलब ओनली 14 स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ अपनी मर्जी से मिल गए थे। बाकी जो हमारे बहुत सारे, हमारे जो हैदराबाद है, या जो हमारा हैदराबाद आप जानते हो आंध्र प्रदेश में,
या जूनागढ़ जो कि गुजरात में था, या फिर जम्मू कश्मीर, ये सब ऐसे राज्य थे जहाँ पे राजा महाराजाओं या निजामों का रूल था, और वो इंडिया में जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम तो अपना इंडिपेंडेंट, निजाम ऑफ हैदराबाद ने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, हम आपके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमें आप इंडिया में मिलना ही नहीं है। सेम जम्मू कश्मीर में भी वही चीज थी, और जूनागढ़ के जो गुजरात उसमें भी यही केस था। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, जो उस टाइम में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इनको जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उस समय, उनको समझा बुझाकर इंडिया में लेकर आया गया और उनसे साइन किया गया पूरा ट्रीटी। और आपको पता है कि आज तक आर्टिकल 370 उसी का नतीजा है। उनको लालच दिया गया कि हम आपको अलग संविधान देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, तब जाके वो इंडिया में मिले थे। देन जो हैदराबाद के निजाम थे उनको तो आर्मी के थ्रू इंडिया में इंक्लूड किया गया, जूनागढ़ को भी आर्मी के थ्रू इंडिया में इंक्लूड किया गया। आर्मी से मतलब आर्मी को भेजकर वहां पे उनको कैद करके और इंडिया में जूनागढ़ को और हैदराबाद को इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे जो रीजन्स थे, उनको इंडिया में लेकर आया गया है। और तब जाके एज ए इंडिया एक आज जो देश बन के तैयार हुआ है, वो काफी मेहनत का नतीजा है। स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट जो इंडिया में आने को तैयार नहीं थे, उनको समझा बुझाकर या फिर डरा जैसे भी आर्मी का यूज करके उनको इंडिया में इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे देश जो जब अपनी पावर वो करते हैं, इंडिया के साथ मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर मतलब ताकि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्हें होल्ड करके रखा जा सके और उस देश की एकता को मजबूत किया जा सके। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. ठीक है, इंडिया में और इंडिया जैसे जैसे बेल्जियम है, इंडिया है, यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पावर डिवाइड किया। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट्स खुद आके उन्होंने अपनी पावर को किया, लेकिन यहाँ पे अपोजिट था। यहाँ होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को राज्य सरकारों के साथ डिवाइड किया, शेयर किया, ताकि उनके देश में जो है एकता और जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। नहीं तो कभी भी बंटवारा हो सकता था, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ठीक है, अगर इंडिया पावर डिवाइड नहीं करता, इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत में, तो इंडिया में बहुत सारे हिस्से इंडिया से टूट चुके होते, या इंडिया में आए दिन जो है श्रीलंका जैसी हालत हो जाती, अलगाववादी फीलिंग, मिलिटेंसी, टेररिज्म, है ना। बेल्जियम भी टूट जाता अगर बेल्जियम अपनी पावर शेयर नहीं करता तो रीजनल गवर्नमेंट के साथ। स्पेन में भी आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के साथ जो है शेयर किया, पावर डिवाइड किया, इसलिए इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, सो दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड जो आपका डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री कैन बी मेंटेन। तो दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर, ताकि होल्ड करके रखा जा सके, जो कंट्रीज के स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जा सके, वो अलग ना हो जाए कहीं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट दोनों है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो आई होप कि आपको आज जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टू रूट्स ऑफ फेडरेशंस। ये क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ फेडरेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए आपको, वरना आपको आंसर पता रहेगा, क्वेश्चन नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, there are two kinds of roots। ये there are two kinds of roots through which federations have been formed। federations कैसे बनते हैं, दो तरीके होते हैं, एक है आपका coming together एंड एक है आपका holding together। और इसमें जो भी देश की एग्जांपल है उनको भी अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि इनमें से कौन सा देश कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है, कौन सा आपका होल्डिंग टुगेदर का। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। आई होप कि आपको जो है समझ में आई होंगी चीजें। अगर आपको कोई अभी भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इफ देयर इज एनी डाउट। तो कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, और कल हम लोग जो है 7:50 जो हमारी क्लास होती है उसी पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास, और मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइन करना है, मैक्सिमम क्या सभी को ज्वाइन करना, लेकिन आप लोग करते नहीं है।